इस लेसन में हम प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं प्रोक्योरमेंट में। पहला आपके पास है प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स एंड देन कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स। तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये किस ग्रुप से हैं। ये प्लानिंग से है, देखें प्लान तो है फॉर श्योर, ये प्लानिंग में है। ये कंडक्ट प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन में आता है और कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स आपका मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग में आता है। इसमें यही जो मैंने अभी आपको 3 प्रोसेसेस बताए, इसके ये इनपुट हैं। पहले प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के ये टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट, और सिमिलरली ये कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स के हैं, ये कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स के इनपुट टूल टेक्निक्स एंड आउटपुट है। अगेन इसको मेमोराइज करने की नहीं ज़रूरत, लेकिन इतना ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। राइट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं आपको सपोज बता देती हूँ सिंपल एग्जांपल, कि जब आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हमने एडवर्टाइज करना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से है कि अगर हमने कोई पोटेंशियल वेंडर्स को हायर करना है, तो क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, तो क्या चीज़ मैंडेटोरी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सपोज एक आपको एडवर्टाइजमेंट की ऑफर दिया गई ऑप्शन, एक एक्सपर्ट जजमेंट है, ये दो यहाँ से दिए गए होंगे और लिखा होगा कि कौन सा टूल और टेक्निक। तो इसको तो फौरन ही आप एलिमिनेशन में इन दोनों को कट कर दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग है और इन दो ये दो हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर दीजिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह भी इसको बता दूंगी। बस ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह इनको आप मेमोराइज कर लें कि कौन सा पॉइंट किस प्रोसेस से बिलोंग करता है। 100% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। प्लान प्रोक्योरमेंट की बात कर लेते हैं। देखें, नाम से ही मालूम हो रहा है प्लान, तो आपने पूरा प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग यहाँ करनी होती है। जितनी भी गाइडलाइंस है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह हो कि कोई आपने गाइडलाइंस देखनी है प्रोक्योरमेंट की और कोई नया हायर हुआ है मैनेजर, उसको समझ नहीं आ रहा तो कहाँ जाएगा वो गाइडलाइन देखने, तो वो प्लान में आएगा। राइट, पूरे प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस यहाँ होती हैं। इसके अलावा और क्या क्या काम यहाँ होता है, बिड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। प्रोक्योरमेंट एक्चुअली है क्या, समटाइम ऐसे होता है कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसमें इनफ रिसोर्सेज नहीं होती, सपोज समटाइम्स वहाँ इतना मटेरियल नहीं होता, तो हमें कभी इंजीनियर बाहर से हायर करने होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स दूसरी कंपनी से लाने होते हैं, वेंडर्स लाने होते हैं, सेलर्स लाने होते हैं, तो इसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। राइट, तो क्या है कि सबसे पहले हमने प्लान करना होता है प्रोक्योरमेंट का, सारी गाइडलाइंस यहाँ लिखी जाती हैं। उसके बाद बिड डॉक्यूमेंट, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि बिड डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करनी है, सिनेरियो दिया होगा, तो वो कौन से प्रोसेस में होगा, वो प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में होगा। बिड डॉक्यूमेंट्स में होता क्या क्या है, इसमें हम RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोट, क्यू से कोट आ गया, इसके अलावा प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क कि क्या हमने इसमें करना है और क्या नहीं करना, वो सारा यहाँ बिड डॉक्यूमेंट में होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि इस प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन सब में कहाँ लिखना होता है, तो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये जो हम बनाएंगे इसमें हमने ये लिखना होगा। राइट, इसकी डिटेल आपको जब समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, बस आप ये पॉइंट्स याद रखें। क्या होता है कि हमने बिड डॉक्यूमेंट किया, हमने एडवर्टाइज की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, हमें कोई वेंडर चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्टर चाहिए आउटसाइडर से, तो डेफिनेटली जब हमारे पास प्रपोजल्स आएंगी तो हमने उनको इवेल्युएट करना। ये तो नहीं कि अगर हमें 10 लोगों ने वेंडर्स ने भेज दी प्रपोजल तो हम सबको हायर कर लेंगे, उनमें से हमें एक चाहिए होगा, तो वो क्या इवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा, क्या टेक्निक्स होंगी जिस पे बेस करके हम उसको हायर करेंगे, तो वो भी यहाँ बताई जाएंगी प्लान में। प्रपोजल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स भी यहाँ होंगी। उसके बाद अगर कोई आपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ बनानी है, ये भी डिसाइड करना है कि हम खुद बना लें या हम बाहर से आउटसाइडर से किसी को हायर कर लें, तो वो भी आपने यहीं पे डिसाइड करना होगा प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में।
कंडक्ट में नहीं करना होगा, प्लान में करना होगा। स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी वो भी आपने यहाँ लिखनी होंगी। राइट, क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ सकता है, ROI, ये जो मैंने लिखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी प्रोजेक्ट है आप उस पर डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसको खुद बना लें या हम इसको बाहर से लें। तो आपने उसको एवेल्युएट किया, आपने उसको फाइंड आउट किया, जो भी फॉर्मूलाज आपने यूज़ किए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने देखा कि अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको 30% रेट ऑफ रिटर्न आएगा, लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो आपको 20% सपोज रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो इवन दो कि यहाँ आपको कम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, लेकिन मैनेजर ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आउटसाइडर से ही बात कर लेते हैं, किसी वेंडर को ले आते हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्यों हमने ऐसे किया? इसलिए ऐसे किया, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि अगर हम जिस वेंडर्स को ला रहे हैं तो उससे हमें टेम्पररी काम, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करवाना है या बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करवाना है। अगर एक प्रोजेक्ट पे काम करवाना है तो बेशक आपके पास रेट ऑफ रिटर्न कम आए, आप उसको बाहर से ही लेके आएंगे, क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। राइट, तो इस तरह के सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो भी आपने इस प्लान में लिखना होगा। जब आपने ये सारा बिट डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया, एवेल्युएशन टेक्निक भी बना ली, ये भी डिसाइड कर लिया कि मेक करेंगे या बाय करें, उसके बाद इसका आउटपुट निकलता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैं इसलिए लिख दिया है कि ये आउटपुट है, किसका आउटपुट है? प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में आउटपुट है। और इसकी में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी के। इसके एलिमेंट्स क्या है? प्रोक्योरमेंट के फेजेस कितने होंगे या क्या क्या होंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट अग्रीमेंट्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या होते हैं। और डिलीवरी मेथड, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट बना ली उसके डिलीवरी मेथड क्या होंगे। तो ये सब आपके पास कहाँ आएंगे? प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी के ये तीन पार्ट्स हैं। आई होप कि ये प्रोक्योरमेंट प्लानिंग आपको सब समझ आ गई कि यहाँ यहाँ क्या काम करते हैं। जब ये डन हो जाता है तो डेफिनेटली हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट में आ जाते हैं। और जब हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट में आते हैं तो ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो इससे बनता है वो इसका इनपुट हो गया। और जब एग्जीक्यूशन, ये कहाँ पे होता है? एग्जीक्यूशन में, जैसे आपको मालूम, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि एग्जीक्यूशन में जब एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है तो वो 100% जो प्लानिंग की होती है वैसे नहीं होता, डेफिनेटली उसमें चेंजेस आती हैं। तो यहाँ से जो हमें डाटा मिलता है वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा होता है। राइट, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन से प्रोसेस में करेंगे? तो हम एग्जीक्यूशन ग्रुप में करेंगे। और अगर एग्जीक्यूशन की जगह नहीं कंडक्ट प्रोक्योरमेंट दिया है तो डेफिनेटली आपने इस पे ही कंडक्ट पे करना होगा। अब क्या है, यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स हमने दी, हमने एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ होती है, एडवर्टाइज किया कि हमें चाहिए, वेंडर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, तो हमें प्रपोजल्स आनी शुरू होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक बिड कॉन्फ्रेंस होती है, इसको हम प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, वेंडर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, सेलर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। कोई वर्ड भी आपका यूज़ होगा एग्जाम में, इन सबका एक ही मीनिंग है। इसमें क्या होती है, जितने भी पोटेंशियल हमारे पास सेलर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे। जो उनकी क्यूरीज होती हैं, जो उनके क्वेश्चन होते हैं अबाउट प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सब यहाँ पे फेयरली डील होता है। ये नहीं होता, किसी को फेवरिज्म नहीं दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई नया आया है तो आप उसको फेवरिज्म देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो ये बिड कॉन्फ्रेंस में या प्री बिड कॉन्फ्रेंस में सब मिलके जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं और डिसाइड किया जाता है। राइट, फिर हमारे पास क्या होता है? वेंडर, और फिर हमें प्रपोजल्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब डेफिनेटली हमने जो यहाँ टेक्निक बनाई थी, हमने किसी को तो सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कोई वेटिंग सिस्टम सेट कर लेते हैं। जितने भी वेंडर्स होते हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल फेयरली होना चाहिए, किसी को हम वेट दे देते हैं कि ठीक है, इनका एक्सपीरियंस इतना है, इसका इतना वेट है, और इनकी क्वालिफिकेशन है, इनका इतना वेट है, इनके पास हमारे सारे जो भी हमें चाहिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनके पास हैं। तो फिर उस बेसिस पे, वेटिंग सिस्टम की बेसिस पे जिसका हाई होता है तो नॉर्मली उसी को अवॉर्ड किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें हमें चेंज भी करना होता है अपना डिसीजन। अगेन मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बताऊंगी, लेकिन नॉर्मली यही ऐसे होता है। फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया जाता है। लेकिन याद रहे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या अग्रीमेंट बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा केयरफुली काम होना चाहिए।
क्योंकि जो उसमें लिखा होता है फिर वो उसको चेंज करना बहुत चेंज तो हम कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसमें अर्ली टर्मिनेशन का क्लॉज भी ज़रूर होना चाहिए। कुछ क्लॉजेज हैं जो कंपलसरी हैं, जो आप लिखें उसमें कि अगर कोई नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा या आ ही नहीं रहा है काम पे वेंडर, तो हमारे पास कोई इस तरह की टर्मिनेशन क्लॉज होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली हर जगह हो जाती हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट वे क्या है कन्फ्लिक्ट का। सबसे बेटर वे है नेगोशिएशन, बातचीत से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल होते हैं क्वेश्चन इसके, जैसे पेमेंट है उसने ओवर चार्ज कर लिया है किसी भी वेंडर ने या सप्लायर ने, तो हम उसको नेगोशिएशन से डील करेंगे कि इस तरह नहीं था। लेकिन अगर फिर भी नहीं बात बन रही, वो नहीं, दोनों पार्टीज बायर और सेलर एक पॉइंट पे अग्री नहीं हो रहे, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कोई मीडिएटर आ जाता है, आर्बिट्रेशन होती है, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेकिन लास्ट में अगर कोर्ट में जाना हो, लिटिगेशन, ये सबसे लास्ट में है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास ज़रूर आता है। इसके अलावा कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं तो उसके लिए भी क्लॉजेज होती हैं कि उसके उस पर सप्लायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपको क्लोज करना होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, निगोशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, पीओ बनाना हो पीओ भी यहाँ बनाते हैं, एडवर्टाइज भी यहाँ करते हैं, राइट। अब उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अवार्ड कहाँ करते हैं, कंडक्ट में करते हैं, राइट। ये क्लॉजेज हैं आपके पास। अगर निगोशिएशन से काम नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होगा, एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाना होगा, ठीक है। अब लास्ट, अब हमारे पास आ जाता है कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। इससे क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है कि जो एक्चुअल काम हुआ था और जो प्लान में था वो आपका सही हुआ है, इसको हम वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इसके बिना पे हम वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे नहीं अगर हुआ तो हमें कुछ अपडेट करवाना होगा, राइट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं थी और हमने उसमें ऐड करवानी है, तो क्या होगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास। याद रहे कि खुद कोई नहीं करेगा काम। जब भी आपने प्लान को अपडेट करना होगा तो हमने क्या करना होगा कि चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो फिर अप्रूव करेगा, पेंडिंग में लिखेंगे, जो भी उस वो डिसाइड होगा, डिसीजन किया जाएगा। लेसन लर्न रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर लोगों की एरर्स हो जाती हैं। लेसन लर्न क्या होते हैं कि जो भी आप नॉलेज आपने गेन की है, जो आप उसी प्रोजेक्ट में आगे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने लेसन लर्न को, तो फॉर श्योर यहाँ पे तो हमने इसमें यहाँ और यहाँ लेसन लर्न किया, तो हम यहाँ ज़रूर लिखेंगे। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक है कि एक वेरीफाई करना होगा अपने डिलीवरेबल्स को, इनवॉइसेस पेड करनी होंगी, फॉर्मल लेटर इशू करना होगा। इससे रिलेटेड भी आपके पास एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि वेंडर्स काम कर रहे हैं, कोई एक वेंडर कहेगा कि मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, आप मुझे पे कर दें। आप उसको कब पे करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन होंगे। फॉर्मल लेटर इशू करने के बाद पे करेंगे, या आप कहेंगे नहीं सारे जब काम खत्म कर लेंगे तो आप पे करेंगे। नहीं, आपने कब किस पे टिक लगाना होगा, पहले आप वेरीफाई कर लेंगे सारे सारे डिलीवरेबल्स जो उसने बना के आपको दिए। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप उसको पे कर दें, राइट। फिर एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह आ सकता है कि जी आपने इनवॉइसेस भी पे कर दी, तो अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना होगा, क्लोज प्रोक्योरमेंट करनी होगी, जो भी ऑप्शन होंगे। उसके बाद आपने फॉर्मल लेटर इशू करना होगा वेंडर को कि हमने डिलीवरेबल रिसीव कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये तीनों जो है इस सीक्वेंस में जाते हैं। पहले आपने वेरीफाई करना है वेरिएबल्स को, फिर आपने उनको पे करना है, जब पे हो जाता है तो फॉर्मल लेटर आपने इशू करना है। ये बहुत कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं। इसके बाद आपने क्लोज प्रोक्योरमेंट करना है, राइट, सॉरी, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद प्रोजेक्ट ही आपने क्लोज करना है, नहीं, ये क्लोज करना है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए कि इनमें क्या क्या काम होता है, राइट। अगर कोई स्ट्रेटेजी की बात करेगा तो आप यहाँ आ जाएंगे कि तीन ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट के फेजेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी मेथड क्या है, बाय, और अगर बाय करना है या मेक करना है कहाँ डिसाइड होगा, प्लान में करना है। अगर किसी को गाइडलाइन चाहिए, कोई कुछ भूल गया तो कहाँ आना है, यहाँ आना है। बिड डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, प्लान में बनेगा, राइट। और यही एग्जैक्टली चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये डेफिनेशन ये आपकी बुक में है, एज एज मैंने कॉपी करके यहाँ आपके लिए लिख लिया है। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।